आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस के 50 क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में ये राउंड 1 चल रहा है। पूरे 14 यूनिट का टेस्ट लेने के बाद फिर सेकेंड राउंड भी हम चलाएंगे। तो इस डिस्कशन में आज हम बात करेंगे यूनिट 1 में जो CSIR UG से नेट लाइफ साइंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। उसका जो यूनिट 1 है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि CSIR नेट का जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस है, सेम टू सेम सीजी सेट में उस सिलेबस को रखा जाता है। ठीक, तो हमारा टेस्ट सीरीज है ये, और कंटिन्यू चलेगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग भी जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन पहले पता चल पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ बच्चे हैं, देख लीजिए, जो नेट सेट गेट पास हो चुके हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये पहला डायग्राम देख पा रहे हैं, पहला जो फोटो दिख रहा है आपको, ये मैं हूं आनंद कुमार साहब। मेरा MSc जूलॉजी में हुआ है। मैं ये दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना बार ये नेट निकाला हूं, लेकिन क्या है कि ऐसे दिखाने पर लोगों में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में कि हम भी निकाल सकते हैं। एक समय ऐसे था कि मेरे पास कोई इस प्रकार का क्वालिफिकेशन नहीं था, हम तरसते थे पढ़ने के लिए। और उस समय इस प्रकार के आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रही है, उस समय इससे कुछ नहीं हुआ करता था। तो हमने जो पढ़ाई की है बहुत ही मुश्किल से पढ़ा है। और मैं ये देख सकते हैं आप, ये 8 बार नेट निकाला हूं, जिसमें 6 बार GRF है, 2 बार LS है, 2 बार गेट है, 2 बार CG सेट है, ICAR नेट, ASRB नेट है एग्रीकल्चर वाला, और CG APPSC जूलॉजी 2022 में भी मैं क्वालिफाई हूँ। ठीक, और ये हमारे योगेंद्र सर है, डायरेक्टर है। ठीक, तो कहने का मतलब, ये फोटो दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं जब इतना बार निकाल सकता हूं, किसी ग्रामीण अंचल का व्यक्ति जब इतना पढ़ के कर सकता है, तो आपके पास तो सुविधाएं हैं, आपके पास वो हर सुविधाएं जो हमारे पास नहीं हुआ करती थी। तो आप तो मुझसे भी ज्यादा बार निकाल सकते हैं, और मैं दुआ भी करता हूं कि आप मेरे से भी बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर तरीके से ज्यादा क्वालिफिकेशन लेके पास हो। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा जिस यूट्यूब में आप देख रहे हो, हमारे यूट्यूब का QR कोड है, कि जो आपके भाई बहन, जो आपके दोस्त यार लोग हैं, जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट मार के आप अपने दोस्त को ये फोटो भेज सकते हो। इसको अपने गूगल क्रोम के लेंस पर, जो कैमरा होता है गूगल लेंस का कैमरा, वहां पर इसको फोटो लेकर के यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल में जुड़ करके वो आगे का लाभ ले सकते हैं। आज जिस क्वेश्चन पेपर की हम बात करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसको भी गूगल लेंस वाले कैमरा में आप स्कैन करके हमारे चैनल में जुड़ जाइए। यह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप का कैमरा निकाल लीजिए और इसमें स्कैन करके जुड़ जाइए। इसमें पूरे जितना भी नेट सेट गेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइफ साइंस से रिलेटेड, उन सभी के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहता है। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम बिना विलंब किए हम अपने क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते हैं। कि ये क्वेश्चन पेपर का टेस्ट हो चुका है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भेज चुके हैं, बच्चों ने टेस्ट दे दिया है, उसका अब डिस्कशन करने वाले हम लोग। ठीक, तो देख लीजिए, ये हमारा पेज था पहला, फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट ओनली, टेस्ट सीरीज फॉर CG सेट 2026, डेवलप्ड बाय TPCC बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम जो टेस्ट लिए हैं, यूनिट 1 को हमने टेस्ट के रूप में लिया है। नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। मैं एक लाइन में बोलूं तो बायोकेमिस्ट्री है ये। ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50। मार्क पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल मार्क, भाई 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 गुणित 2 बराबर 100 नंबर। ड्यूरेशन 1 घंटे का है। ठीक, 1 घंटे का समय दिया गया था, बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन के आंसर हम बताएंगे। यहाँ तो हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप उसको क्लास में पढ़िएगा। मैं केवल आपके आंसर उत्तर को या आंसर को बता रहा हूँ, आप अपने उस 50 क्वेश्चन के दिए गए उत्तर में मैच कराइएगा और कितना सही कितना गलत हुआ हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ताकि मैं ऑब्जर्व कर पाऊं कि आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा शुगर है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है? तो कौन काम नहीं करता है? सुक्रोज। ठीक, तो पहले का उत्तर क्या हो गया? सी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड लिंक्ड अमीनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड, और यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका। तो कौन सा बॉन्ड हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी, पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या देखिए तो, इन अ डीएनए डबल हेलिक्स एडेनिन ऑलवेज पेयर विद व्हिच नाइट्रोजनस बेस। भाई वाटसन क्रिक पेयरिंग के अनुसार एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड द्वारा, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो अभी जो पूछा गया है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, तो थायमिन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का उत्तर, तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी, थायमिन। एडेनिन पूछा है ना, थायमिन के साथ जुड़ेगा। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, व्हिच बेस इज प्रेजेंट इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। भाई आरएनए में, जो आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ए होता है, एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, थायमिन कभी नहीं पाया जाता, उसके बदले यूरासिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरासिल। तो थायमिन के बदले क्या होता है वहां पर? उसके बदले यूरासिल होता है। चौथे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, और डीएनए में यूरासिल नहीं होता, बदले में थायमिन होता है। ये डीएनए वाला था, देख लीजिए, डीएनए में ये हो गया और आरएनए में ये हो गया। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए एमआरएनए जो भी आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में लिपिड किस फॉर्म में, प्राइमरीली किस फॉर्म में जमा रहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, ये इस फॉर्म में हमारा लिपिड जो स्टोर होकर रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन डीनेचुरेशन डज नॉट अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भाई जो प्रोटीन होता है ना, आप ये समझ लीजिए, मैं एक अलग कलर से बना दे रहा हूं उसको, देखिए ये प्रोटीन अपना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इस प्रकार से रहता है। तो इसका जो मेन जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कौन सा अभी बोला हूं मैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड देखिए ऐसे, इस प्रकार से ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा ये। ठीक, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसके अलावा बाकी जो बॉन्ड्स होती है ना, इनको आपस में, चेन को आपस में ऐसे ऐसे जोड़ती हैं, मेन चेन को नहीं बनाती हैं। मेन चेन बनाने वाला कौन है? पेप्टाइड बॉन्ड। बाकी जो बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो जो बॉन्ड बनते हैं, वो सब आपस में चेन को जोड़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं सभी बॉन्ड को तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, तो बस ये सिंपल धागा जैसा लंबा हो जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड बचा रहा, नहीं टूटा? तो कौन सा बॉन्ड बचा रहा बोलने पर? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बचा रहा, इसका मतलब ये जो प्रोटीन है, ये सिंपल रहा ना ऐसे, देख लो, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है ऐसे, ये अमीनो एसिड सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो है ना इसके पास। ठीक, यदि किसी प्रोटीन को डीनेचर्ड करते हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फाइनली बनता है ना। तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ बोलने पर? प्राइमरी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ, बाकी सभी स्ट्रक्चर टूट सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन टूट करके आखिरी में प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहता है। और जब प्राइमरी स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो फिर प्रोटीन नहीं रहेगा, वो अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो छठवां का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सातवां नंबर पे आते हैं, व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर। भाई ब्लड में किसकी मात्रा रहती है जिसको बढ़ जाती है, तो एक नॉर्मल लेवल से जब बढ़ जाती है तो उसको ब्लड शुगर बोलते हो? ग्लूकोज की मात्रा। तो सातवां नंबर क्या क्या हो गया? सी। ठीक, आठवां नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
हमारे किसी भी सेल में, सेल मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाई जाती है? तो कौन सा लिपिड पाई जाती है? फास्फोलिपिड। ठीक, 8वां का बी, फास्फोलिपिड होती है मेम्ब्रेन में ज्यादातर। 9वां नंबर पे आते हैं, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन व्हिच टू ऑर्गन? कौन से दो अंगों में हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन जमा होता है? लीवर तो पता है आपको, लीवर में तो होता है, लीवर के साथ साथ मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में, मांसपेशियों में। ठीक है, तो 9वां नंबर का क्या हो जाएगा? बी, ये हो गया। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल फैटी एसिड? इनमें से कौन सा जो एक है एसेंशियल फैटी एसिड है? एसेंशियल फैटी एसिड मतलब हमारे बॉडी को उस फैटी एसिड की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम नहीं बना सकते, तो बाहर से भोजन से लेना पड़ेगा। भोजन से लेना पड़ेगा मतलब प्लांट बना सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं, मतलब कौन सा होगा इसमें? 10वां का उत्तर सी, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड। ठीक है, अगला आते हैं 11वां नंबर पे, एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय डिक्रीजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कोई एंजाइम जो होता है किसी क्रिया की दर को बढ़ाने वाला एक फैक्टर होता है, तो किस चीज को कम करके क्रिया की दर को बढ़ाता है? तो किस चीज को कम करता है बोलने पर? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके क्रिया की दर को बढ़ाता है। कैसे करता है ये सब जानने के लिए आपको एंजाइम की क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, और हमारा पर्पस क्या है कि हम आपको उत्तर बताएं, क्योंकि आपने इसका टेस्ट दे दिया है। ठीक, चलिए अगला देखिए, द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड? एंजाइम का एक वो जगह क्या कहलाता है जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है? मान लीजिए एंजाइम है, एंजाइम का ये जगह, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड होने वाला, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट बाइंड होने वाला, तो ये जगह क्या कहलाएगा? तो ये जगह क्या कहलाता है? 12वां नंबर का क्वेश्चन है, एक्टिव साइट। क्या कहलाता है? एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। ठीक, अगला 13वां नंबर प्रश्न पे आते हैं, ए नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम? किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए कौन से नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था लेकिन प्रोटीन नहीं है वो। ठीक, तो कौन है वो? कोएंजाइम। आप जब एंजाइम की क्लास अटेंड करेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि एपो एंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, जाइमोजन क्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए लो मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये जो फार्मूला दिया है देख लीजिए, वैल्यू इंडिकेट्स, ये जी मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यू को लो दिखाया गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये वैल्यू लो है तो हाई एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। अगर वैल्यू लो है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो एंजाइम है अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होने की एफिनिटी ज्यादा रखता है, ज्यादा बाइंड होता है। ठीक, कैसे होता है इसको पढ़ने के लिए आपको एंजाइम का क्लास पढ़ना पड़ेगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन? मैं क्या बोला कि देख लीजिए, यहां पर दो एंजाइम है, एक ये एंजाइम हो गया, दूसरा ये एंजाइम हो गया, दोनों अलग अलग हैं, ये ए और ए बी मान लीजिए। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है किसी सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए। ये सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम 1, एंजाइम ए और एंजाइम बी। तो ये भी बाइंड होना चाहता है, ये भी बाइंड होना चाहता है, तो आपस के इनके बीच में क्या चल रहा है? कंपटीशन, दोनों के बीच में, दोनों एंजाइम के बीच में आपस में कंपटीशन हो रहा है। तो मैं इन कंपटीशन को कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं ऐसा कि दोनों के बीच कंपटीशन कम हो जाए? ठीक, तो क्या बोला है? व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट? तो मैं यहां पर सबस्ट्रेट को बढ़ा दूं, ऐसे मात्रा बढ़ा दूं सबस्ट्रेट की मात्रा। जब बढ़ा दूंगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा भाई। अब ये इससे जाके जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा। अब एक थोड़ी है जो उससे जुड़ने के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन था ये, क्योंकि एक सबस्ट्रेट के लिए दोनों लड़ रहे थे, मैं सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ा दिया तो उनमें कंपटीशन खत्म हो गया। ठीक,
अगला 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, एंजाइम दैट कैटालाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक आइसोमर को दूसरे में बदलने वाला एंजाइम का नाम किया है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना, तो ऐसे इसको बदलने वाले कौन होते हैं? ठीक, तो इनके आइसोमर बनाने वाले कौन होते हैं? तो आइसोमरेज होते हैं। तो 16वां नंबर का क्या हो जाएगा? आइसोमरेज एंजाइम। ठीक, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमरेज बने या ज्योमेट्रिकल या स्ट्रक्चरल, आइसोमर बनाने वाले आइसोमरेज एंजाइम। 17 नंबर की बात करें, एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम दैट रिक्वायर बायोकेमिकल चेंज टू बिकम एक्टिव इज अ, आप लोग सुने होंगे कि कुछ एंजाइम क्या होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक, ये बाद में क्या बना? ये प्रोरेनिन। थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार रहा हूं मैं। प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने के लिए किसी न किसी प्रकार के फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्टिव फॉर्म है ये रेनिन है, ये एक्टिव फॉर्म है, स्टमक में पाई जाती है ना, और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है। भाई ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वही चीज, एक इनएक्टिव फॉर्म है, दूसरा एक्टिव फॉर्म है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम, किसी एंजाइम का इनएक्टिव भाग, इनएक्टिव स्टेज दैट रिक्वायर बायोकेमिकल चेंजेस टू बिकम एक्टिव, जिसको एक बायोकेमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है एक्टिव होने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं बोलने पर? प्रो एंजाइम। प्रो जोड़ देते हैं, प्रो जोड़ देते हैं, प्रो एंजाइम कह देते हैं। जैसे रेनिन के लिए प्रो रेनिन हो गया, या फिर ओजेन जोड़ देते हैं लास्ट में, ये तो प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स के रूप में ओजेन जोड़ते हैं। जैसे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, बाद में पेप्सिन बनता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? बी। 18 नंबर पे आते हैं, व्हाट इज द एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन बी1 या थायमिन? विटामिन बी1 जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, उसका एक्टिव कोएंजाइम साथ में मिलकर कौन काम करता है बोलने पर? ये किसके साथ? विटामिन बी1 के साथ कौन मिलकर साथ में काम करता है बोलने पर? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कौन सा नंबर है? 18, 18 का सी, सी होगा, रुको, ये होता है थायमिन पैरोफॉस्फेट। पैरोफॉस्फेट को इसको हम और भी नाम से जान जाते हैं, थायमिन डाइफॉस्फेट के नाम से भी जान जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, थायमिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, विटामिन बी1 के साथ कौन काम करता है बोलने पर? ठीक है, यहां पर देख लीजिए थायमिन लिखा है, तो थायमिन पैरोफॉस्फेट या थायमिन डाइफॉस्फेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं अब। 19, एलोस्टेरिक एंजाइम टिपिकली डिस्प्ले व्हाट टाइप ऑफ काइनेटिक कर्व? भाई किस प्रकार का काइनेटिक कर्व शो करता है? अगर हम इसका कर्व बना के देखें, देखिए भाई, हमारे पास एक सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है ऐसे, और जो एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए कर्व होता है वो ऐसे। तो ये होता है सिग्मोइडल कर्व, ये सिंपल कर्व है, और ये एलोस्टेरिक का कर्व है, एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए। तो कौन सा कर्व हो गया जी? सिग्मोइडल, एस प्रकार का, ये एस शेप का कर्व। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 20, व्हिच मेटल आयन इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है वो कौन होता है? आयरन होता है, Fe2+ आयन, फेरस फॉर्म में होता है ना, याद रखना इसको। 2+ आयन तो फेरस है, 3 होगा तो फेरिक हो जाएगा वो, लेकिन फेरस फॉर्म में रहता है वो, 2+ आयन फॉर्म में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी और मायोग्लोबिन में भी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम,
इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस? कौन से पार्ट में, सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलिसिस होता है? तो ग्लाइकोलिसिस होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, वहां पर होता है। 22वां नंबर देखिए, व्हाट इज द नेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर द एरोबिक कंडीशन? यदि एरोबिक कंडीशन में अगर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, हालांकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ठीक, लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन में ये है तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो लास्ट में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है, ठीक। अगर मैं बोलूं एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं है, तो की स्थिति में ये पायरुविक एसिड और आगे जाके एसिटिक एसिड या एथिल अल्कोहल के रूप में बदल जाता है, ठीक। तो पायरुविक एसिड भी बदल जाता है फिर एसिड या अल्कोहल के रूप में, एसिटिक एसिड या एथिल अल्कोहल के रूप में, ठीक। चलिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। 23 नंबर पे आते हैं, वेयर डज द क्रेब साइकिल टीसीएस साइकिल अकर इन द यूकेरियोटिक सेल? क्रेब साइकिल कहां चलता है भाई? क्रेब साइकिल कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो 23 नंबर का ए हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द क्रेब साइकिल? क्रेब साइकिल का पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है क्या होता है वो? तो साइट्रिक एसिड, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल को, ठीक है। चलिए एक बार इतना को मैं सेव कर लेता हूं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर द वेयर आर द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेटेड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स कहां पाई जाती है भाई? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में होता है, अगर कभी पढ़े होंगे आप तो, और बिल्कुल पढ़े होंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है पढ़े होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाते हो, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो ये मैट्रिक्स बनता है, और ये मैट्रिक्स में, सॉरी अंदर में मैट्रिक्स है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का क्रिस्टी बना रहा हूं, ये देखिए, ये अंदर की तरफ क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी यहां पर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अंदर में मैट्रिक्स है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाहर में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर में, और सबसे अंदर में यहां पर मैट्रिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 26 पे, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जाते रहता है तो आखिर में उस इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन होता है? ऑक्सीजन, और मिला के फिर बनाता है वाटर, ठीक। तो देख लीजिए 26 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 26 का उत्तर क्या हो जाएगा जी? सी, ऑक्सीजन। लास्ट स्टेप में ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्राइवन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होता है तो उस समय जब एटीपी बन रहा होता है, एटीपी बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो कहलाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक। क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, तब जाके वहां पर देखो शुरू में ऑक्सीजन यूज हुआ नहीं, ये ऑक्सीजन यूज होकर वाटर बना, और इसी बीच में बाई प्रोडक्ट के रूप में एटीपी बनता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। NADH, निकोडिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH, FADH2, इनका ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके इधर फिर लास्ट में एक तरफ इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक तरफ एटीपी बनता है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यही चीज क्लोरोप्लास्ट में होता, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चल रहा होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ग्रेना जिसको कहते हो आप, वहां पर होता तो उसको हम फोटो फास्फोरिलेशन कहते। तो इन क्लोरोप्लास्ट में होता, तो क्लोरोप्लास्ट में होता तो फोटो फास्फोरिलेशन कहते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि ये जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
फ्लेवोप्रोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का जो ब्रेकडाउन करते हैं तब जाके ये एटीपी बनता है। 28 नंबर पे आते हैं, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर लाइक अमीनो एसिड। बिना कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नए प्रकार के मॉलिक्यूल से नया ग्लूकोज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाकी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये सब क्या है। देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से नया ग्लूकोज बनाना, और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज को स्टोर कर करके ग्लाइकोजन बनाना। ठीक, चलिए 28 का सी हो गया। 29 नंबर पे आते हैं, देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को ब्रेकडाउन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो प्राइमरी पाथवे क्या है? तो प्राइमरी पाथवे क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन। यही पढ़ते हैं शुरू में हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, इन विच ऑर्गन डज द यूरिया साइकिल प्राइमरली टेक प्लेस। यूरिया साइकिल यानी कि आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? लीवर में चलता है। यूरिया साइकिल बोल दिया मतलब ये मत समझना कि किडनी है। भाई किडनी में केवल यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिन बनाया जाता है। यूरिन बनाना किडनी का काम है, लेकिन यूरिया बनाना लीवर का काम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है? हमेशा याद रखना, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन, लिपिड सोल्यूबल, लिपिड में घुल जाते हैं। जबकि विटामिन बी के जितना सीरीज है, बी कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं ना, B1 B2 B3 ऐसे करके। फिर अगला विटामिन सी, ये जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 31 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। रतौंधी बीमारी, रात को जो हमको दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में नहीं दिखाई देने वाला जो बीमारी है, कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। इसलिए ऐसे लोगों को अनार खाने को बोला जाता है, पपीता खाने को बोला जाता है, गाजर खाने को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए उसमें मिलती है, रेटिनॉल मिलती है। और विटामिन ए में जो रेटिनॉल होता है वो रॉड सेल बनाता है। रॉड सेल, आंख का जो सेल होता है ना, रॉड सेल, वो रात को देखने में काम में आता है। अगर मैं बोलूं विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको याद हो जाए। हालांकि आपको सभी याद करना है कौन सी विटामिन की कमी से क्या होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, पढ़े होंगे तो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। ठीक, नॉन ब्लड क्लॉटिंग, एक प्रकार का हिमोफिलिया समझ लीजिए, ब्लीडिंग होते रहता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ये ऊपर लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33, व्हिच विटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। तो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है? अभी बोला हूं, विटामिन के। तो 33 का क्या हो जाएगा उत्तर? बी, विटामिन के ब्लड क्लॉट कराता है। अगला, स्कर्वी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ, किसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होता है? अभी बोला हूं, विटामिन सी। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच पैनक्रियाटिक हार्मोन एक्ट एज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप ये समझ लीजिए, ये हमारा ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, और जस्ट एग्जांपल के लिए समझ लीजिए ये हमारा लीवर है। ठीक, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, ना बढ़ जाए इसलिए उसको लीवर में जमा करने वाला काम कौन करवाता है? इंसुलिन। कौन करता है भाई इसको? इंसुलिन। ठीक, जबकि उल्टा काम कौन करेगा? लीवर से निकाल के ब्लड में डाल देने वाला,
ये करता है ग्लूकेगॉन। और दोनों के दोनों हार्मोन पेनक्रियास से निकलते हैं। पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और पेनक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है। ठीक, तो अगर इंसुलिन काम करेगा तो क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। यानी कि जब जब इंसुलिन रहेगा हमारे बॉडी में, हमको डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि डायबिटीज का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो शुगर बीमारी हो गया बोलते हैं। वो कब होगा, जब इंसुलिन नहीं होगा। तो इसका मतलब इंसुलिन होगा तो ब्लड ग्लूकोज को लेवल को कम करके ग्लूकोज के ले लेकर के स्टोर कर देगा लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में। ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर ढेर सारा ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसे जमा हो जाएगा आपस में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे, सब ग्लाइकोजन बन जाएगा। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं इसको आप। ठीक, तो कौन सा एंजाइम है भाई 35 का, बी। इंसुलिन ही है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके हमारे बॉडी को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी की पूरे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, तो थायरक्सिन। याद रखना, ये थायरक्सिन फ्रॉग के लार्वा में भी निकलता है जो मेटामॉर्फोसिस करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर, व्हिच हार्मोन इज कॉमनली रिफर टू एज फाइट या फ्लाइट हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लड़ाई झगड़ा करता है, इधर उधर भागने में मदद करता है, फुल्ली एक्टिव होने में मदद करता है। ठीक, तो कौन सा हार्मोन है बोलने पर वो हो जाएगा हमारा एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्लड पंपिंग को बढ़ा देता है, हम जल्दी उतावला हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। किसको मार के भाग गए तो कौन सा हार्मोन काम किया, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन डी एफिशिएंसी इन चिल्ड्रन लीड टू व्हिच डिजीज। बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है, रिकेट्स, हड्डियां मुड़ जाती है ना उनके। ठीक, बचपन में ही हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच विटामिन कंटेन ए ट्रेस मेटल आयन कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा एक विटामिन ऐसा है जिनमें एक बहुत ही ट्रेस मेटल है, एक छोटा सा मेटल उसमें पाई जाती है, सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है किसी विटामिन के स्ट्रक्चर में। तो विटामिन कौन सा है बोलने पर वो विटामिन B12। ठीक है, B12। इसलिए B12 को साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, साइनोकोबालामाइन। कोबाल्ट है ना इसमें, इसे साइनोकोबालामाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। साइनोकोबालामाइन पहले नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम को कौन कौन से विटामिन को किस किस नाम से जानते हैं, ये कभी आप पढ़े हैं नहीं पढ़े तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। B1 को किस नाम से जानते हैं भाई आप लोग, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, फिर B3 को नियासिन, फिर B4 नहीं होता ना, B5 होता है इसके बाद। B5 को पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, फिर B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक। B7 को बायोटीन, फिर B9 होता है, B9 को हम क्या कहते हैं, फोलिक एसिड। मेरे पास जगह नहीं, यहां बगल में लिख दे रहा हूं, B12 को साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ठीक है बच्चों, तो ये इसको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायोटीन इज अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर व्हिच बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बायोटीन कौन से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को किस नाम बायोटीन नाम से जानते हो, तो किसको जानते हो, B7 को। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा हम लोगों का, 40 का ए।
बायोटिन है, अभी लिखाया हूं मैं, देखिए। अगला 41 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। भाई यदि आप किसी डीएनए से यदि आप एमआरएनए बना रहे हो, ये डीएनए था, से एमआरएनए बना रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो आप? कॉपिंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए इज कॉल्ड। बताइए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन एमआरएनए टेम्पलेट ऑन राइबोसोम इज कॉल्ड। भाई एमआरएनए से यदि मैं कोई प्रोटीन बना रहा हूं, तो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी, ट्रांसलेशन। अगला है 43 नंबर, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड इन विच डायरेक्शन। तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ऐसे जब भी बनता है तो इधर 5 प्राइम रहेगा और इधर 3 प्राइम, क्योंकि 3 प्राइम में फ्री OH पाई जाती है ना, इसलिए उधर जुड़ते जाता है। ठीक, चलिए, ये क्या बोला? बाई डायरेक्शनल विदाउट फिक्स्ड पोलरिटी। पोलरिटी फिक्स होता है, 5 to 3 ही जाएगा भाई, याद रखना। ये पहले ऑप्शन में 3 to 5 दिया है, फिर लास्ट में 3 to 3 दिया, गलत है, 5 to 3 जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स एक्ट एज द यूनिवर्सल स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान को आप इनिशिएशन कोडान भी कहते हो, शुरुआत करने वाला कोडान, ट्रांसलेशन की शुरुआत करने वाला कोडान। इनिशिएशन कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन के रूप में कौन काम करता है? AUG, याद रखना हमेशा। कौन काम करता है? AUG, ये इनिशिएशन कोडॉन है। बाकी जो तीनों दिए हैं ना, युगा, युआ, युआग, ये तीनों के तीनों प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने वाले कोडॉन है, तो इसको स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन कहते हो, या टर्मिनल कोडॉन कहते हो। टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है ना, रोकने वाले कोडॉन, या नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन। ये किसी अमनेस्ट को कोड नहीं करते, ये सब इसके नाम है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मेन काम क्या होता है? अगर आपके पास एक डीएनए का टुकड़ा है, मैं चाहता हूं एक्सपेरिमेंट के लिए इसी प्रकार के डीएनए के टुकड़े लाखों हो जाए, तो मैं पीसीआर में रन कराऊंगा, ढेर सारे उसके टुकड़े बना दूंगा, जो डीएनए के एम्पलीफिकेशन कराऊंगा। 45 का बी। 46 नंबर पे आते हैं। एन एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेज व्हिच इंफ्लामेटरी कंडीशन। कि यदि ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा डिजीज होता है? बोलने पर गॉट डिजीज होता है। गॉट डिजीज एक प्रकार का, ये समझ लीजिए, जो हमारा गठिया रोग है, जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, एक प्रकार का ये गॉट डिजीज है। ठीक, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? और अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, एक प्रकार का। ठीक, डायबिटीज में क्या होता है भाई? डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ये बढ़ता है। गॉट डिजीज में ब्लड यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। जॉन्डिस में हमारे बॉडी में बिलिरुबिन बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। रिकेट्स में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तब रिकेट्स होता है, इसको याद रखना। तो अभी हमको यूरिक एसिड का पूछा था, तो गॉट डिजीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस इन द ब्लड। ब्लड में किसकी मात्रा जमा हो जाए? ये सब ब्लड में ना, ये भी बिलिरुबिन भी ब्लड में था ना, ये तो ब्लड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो भाई, जब हम आरबीसी का ब्रेकडाउन करते हैं
तो उसमें जो हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसी का प्रोडक्ट बनता है बिलीरुबिन। ठीक है, तो बिलीरुबिन की मात्रा यदि बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारा, क्योंकि एक प्रकार का येलो पिगमेंट है, येलो कलर का होता है, तो हमारा पूरा बॉडी येलो येलो दिखता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है, हमको पीलिया टाइप का बीमारी हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन एक प्रकार का येलो पिगमेंट है। येलो पिगमेंट, जैसे हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट है, ऐसे बिलीरुबिन येलो पिगमेंट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच लिपोप्रोटीन इज कॉमनली रिफर टू एज गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारे बॉडी में कौन सा लिपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? ठीक, तो हाई डेंसिटी लिपिड, एचडीएल, उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये हाई डेंसिटी लिपिड, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो फिर हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल कौन हो जाएगा? लो डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड हमारे लिए क्या हो जाएगा? बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए अगला आते हैं 49 पे। व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर सीलिंग निक एंड ज्वाइन, निक एंड ज्वाइनिंग डीएनए स्ट्रेन। कोई डीएनए यदि टूट गया है आपस में, तो डीएनए के इस सेगमेंट को, जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मान लीजिए यहाँ पर डीएनए का ये ए टी सी जी जी सी सी जी, ऐसे करके ये मान लीजिए है। मैं जस्ट ये इमेजिन करके बना रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान मत देना क्या क्या दिखाऊं। मैं बोला डीएनए का ये स्टैंड टूट गया, देख लीजिए ये स्टैंड टूटा हुआ है, इसको जोड़ना है हमको। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा रुके, कलर सेम ले लेता हूं मैं। मान लीजिए यहाँ पर भी जी जी, तो सी था, लेकिन अब देखिए बीच में टूटा हुआ स्ट्रेन, तो इसको कौन जोड़ेगा? इस निक को, ऐसे टूटे को निक कहते हैं, इसको कौन जोड़ेगा? जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम। तो 49 नंबर पे कौन हो जाएगा? लाइगेज एंजाइम। सबका फंक्शन देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है भाई? नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है। हेलिकेज क्या करता है? ये बीज के जो हाइड्रोजन बंद दिख रहे हैं सबको तोड़ता है रेप्लिकेशन करते समय, या ट्रांसक्रिप्शन करते समय। ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए की स्ट्रैंड कहीं टूटा है तो जोड़ देता है। डीएनए आरएनए प्राइमेज क्या करता है बोलने पर, जब भी डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, उस समय प्राइमर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो अभी हमको जो पूछा तो क्या था? डीएनए लाइगेज के बारे में पूछा था। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 50, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज यूरिया, याद रखना है इसको, ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन बोला है, इज अ क्लासिक इंडिकेटर ऑफ, यदि आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करना चाहता है आपको? ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज मेलिटस हुआ है। क्या हुआ है? डायबिटीज मेलिटस हुआ है। डायबिटीज मेलिटस मतलब क्या होता है, देख लीजिए, डायबिटीज मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का जाना, ठीक है ना। और मेलिटस मतलब हनी, हनी मतलब शहद, मतलब स्वीट मीठा, स्वीट मतलब शुगर, मतलब आप समझ लीजिए कि बार बार जब यूरिन जाओगे तो यूरिन विद शुगर मतलब ग्लूकोज, शुगर मतलब ग्लूकोज, यूरिन विद शुगर, यदि आपकी यूरिन में शुगर है तो समझ लीजिए आपको क्या हुआ? डायबिटीज मेलिटस। पता कैसे चलेगा? जहां भी यूरिन करेंगे वहां पर चींटियां लग जाएंगी, आपके यूरिन में यदि चींटियां लग रहे हैं तो समझ लेना यूरिन में ग्लूकोज भी आ रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर है। देखिए भाई, पहला वाला उत्तर क्यों नहीं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नेफ्रॉन में किसी प्रकार की दिक्कत होगा, लिवर सिरोसिस में लिवर डैमेज होगा, हाइपरटेंशन में
बीपी बढ़ जाएगा, ठीक, लेकिन डायबिटीज मेलिटस में यूरिन में ग्लूकोज आएगा। एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ये तो डायबिटीज मेलिटस था ना। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, केवल बार बार यूरिन जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन विदाउट शुगर, शुगर नहीं होता इसमें, विदाउट शुगर। उसमें लगातार यूरिन तो जाएगा, जैसे आप अपनी लोकल भाषा में ठनकी आ रहा है बोलते हो, तो लगातार यूरिन जाता है, लेकिन उसमें शुगर नहीं होता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है, मैंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरा कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने टेस्ट के समय 1 घंटे के समय जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन, मान लीजिए आपने इतने में से 45 क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए 45 क्वेश्चन आपने बनाया, 45, ये उसमें से मान लीजिए 5 इनकरेक्ट हुआ, तो 5 इनकरेक्ट हुआ, करेक्ट मान लीजिए आपका 40 हुआ, 40 हुआ, ठीक। तो ऐसा लिख करके आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप दीजिए कि टोटल अटेम्प्ट कितना किए, इनकरेक्ट कितना हुआ, करेक्ट कितना हुआ। फिर मैं क्या कर पाऊंगा, आकलन कर पाऊंगा कि आपको और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। और आप पर्सनली मुझे फोन भी कर सकते हैं, आपको सही तरीके से गाइडेंस चाहिए तो। मैं अपना फोन नंबर बता दे रहा हूं, मुझे इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं कभी भी, 7987493377। मुझे इस नंबर पे फोन करिए, कभी फोन करिए, आपके पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, तैयारी के बारे में, किस प्रकार से तैयारी करना है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस जब तक ये कमेंट नहीं डालेंगे आप, तो मैं आपका आकलन नहीं कर पाऊंगा कि आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि केवल 2 महीना बचा है आपके सेट एग्जाम, और पढ़ना बहुत है, और पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। यदि हमारा वीडियो और हमारा टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का कमेंट करें, आप कितना बनाए हो, कितना छोड़े हो, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग परीक्षाएं देंगे आप, उतना ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टॉप 6% ही सिलेक्ट होंगे, मतलब 100 में केवल 6 लोग पास होंगे, मतलब 1000 में केवल 60 लोग पास होंगे, मतलब 10,000 में केवल 600 लोग पास होंगे, और 1 लाख में 6,000 लोग पास होंगे। अब 6,000 के बीच में शायद आप आ जाओगे, यदि 1 लाख लोग फॉर्म दोनों पेपर बैठते हैं तो 6,000 में आपका चांस है। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, और शेयर भी करें। और हमारे चैनल पे यदि आप नहीं हैं, तो हमारे तीनों चैनल पे जुड़ जाइए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारा इधर इंस्टाग्राम का, सॉरी, टेलीग्राम का ये कोड है, QR कोड है। यहां पर मैं क्वेश्चन के PDF को भेज दिया हूं पहले से, अगर आप बाद में जुड़ते हो तो फिर भेज दूंगा एक बार में, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप का चैनल ये है, यहां पर सारे नोटिफिकेशन यहां मिल जाएंगे, ठीक। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, यहां पर जो टेस्ट वहां लिया जाएगा, टेलीग्राम में जो टेस्ट दोगे आप, उसका वीडियो का डिस्कशन यहाँ पे होगा। आप यहाँ पर वीडियो देख करके आप अपना मार्किंग कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, खुद को अपने आप में आंक सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।